प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, फ्रेंडशिप बैच के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास और शिक्षण विधि के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 30 क्वेश्चन है। इसके पहले वीडियो में भी हमने बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड 30 क्वेश्चन कराए थे। आज भी आपके 30 क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इन 30 प्रश्नों में से आपके 25 से 26 प्रश्न बड़े आराम से सही होने वाले हैं। यानी क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टाइप का है और आप बड़े आराम से इसे सही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबके सब जितने लोग सॉल्व करेंगे सबको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन अधिक महत्वपूर्ण है, ये बताना किस पे। आपको राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, जिसे आप क्या कहते हैं, एनसीएफ कहते हैं ना, एनसीएफ के हिसाब से आपको बताना है कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 टॉपिक दी गई, मानवतावाद, व्यवहारात्मकता, रचनात्मकता या संज्ञानात्मकता विकास, ये 4 दिए गए हैं। अब आपको चारों में से बताना है कौन सा सही है। आपको सही आंसर पे टिक करना है। सही आंसर आप सर्च करें उसके पहले हम आपको छोटी सी जानकारी इसके बारे में दे देना चाहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में संपूर्ण है। इस बात को आप नोट करके कहीं रख लीजिए। बच्चे में कोई ना कोई ऐसी अभिव्यक्ति होती, कला होती, ज्ञान होता है, मतलब वो अपने आप में पूर्ण होता है, क्षमता या कौशल होती, ठीक है, जिसको व्यक्त करने का उसे पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसे रचनात्मकता का महत्व दिया जाता है। इसमें किसका महत्व देते हैं हम? रचनात्मकता का महत्व देते हैं, तथा हमारा आंसर कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। तो आप इसको कह देंगे क्या ही आपका आंसर क्या है? सही है। फिर से मेरी बात को समझिए कि जैसे ही बच्चा होता है, इसीलिए समावेशी शिक्षा में हम लोग आते हैं। बच्चों को गेम भी कराया जाता है, संगीत भी कराया जाता है, खिलाया जाता है, ठीक है, डांस भी होता है, पठन पाठन होता है, विज्ञान अभिरुचि के कार्यक्रम कराए जाते हैं, उन्हें घुमाया जाता है, टूर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। ये सब किससे संबंधित है? रचनात्मकता से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका पहला प्रश्न सबका सही था। एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ठीक। एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछते हैं। उस कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पे बताना कौन सा कथन सही होगा। आपको सही वाला कथन बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए और ऑप्शन बताइए। कह रहा कक्षा के विद्यार्थी, जो कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, ठीक। दूसरा, कक्षा के विद्यार्थी ये सही है। दूसरा बताना है आपको, कक्षा के विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, कि ये सही है। कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित है, ये सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको सही बताना है कौन सा आंसर सही है। आप इसके बारे में पढ़ें और विचार करें, उसके पहले आप हमारी बात को ध्यान से सुनते रहें। पहली तो सबसे कॉमन सी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, फ्रेंडशिप बैच आप सबके हित के लिए ही है और सभी मित्रों को समर्पित है। तो आप जितना इसे पहुंचाएंगे, जहां तक पहुंचाएंगे, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हमने आपसे कहा ना कि हार में टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, कदम कदम बढ़ाया जाए। एक कदम आप आगे बढ़ाइए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और लगातार हम सब मिल करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे और एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। और ये नई जर्नी सबकी सफलता को सुनिश्चित करेगी, ना सिर्फ टेट की बल्कि सुपर टेट में और आने वाली जो भी वैकेंसी होगी उसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएगी। जो मित्र हमारे एलटी के लिए हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी के जीएस की तैयारी आप हमारे साथ करिएगा, ठीक है। 23 तारीख के बाद 25 तारीख से एलटी के जीएस की तैयारी स्टार्ट होगी और उसी के साथ उसके पहले आपका एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला। और साथ में बायोलॉजी सब्जेक्ट वालों की भी तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 25 तारीख से। बायोलॉजी की क्लास पहले से चल रही है, उसे तब उसके बाद 2-2 घंटे के घंटे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएं, उसके पहले व्याख्या मेरी ध्यान से सुनिएगा। यदि कक्षा में बच्चा अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस विषय के वस्तु को संबंध में असमंजस में है और स्पष्टीकरण चाहता है। कह रहा है कि अच्छा, प्रश्न कब पूछेगा बच्चा? आप अपने दिमाग से सोचिए। हम आप जब पढ़ते थे तो हम लोग तो मान लो गुरुजी डांट के बैठा देते थे, लेकिन आप नहीं बैठाएंगे, चूंकि अब आप ऐसा करते हैं तो आप जुर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप जब प्रश्न पूछेंगे, कौन सा प्रश्न पूछेंगे? जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप उसके जानने के प्रति इच्छुक हैं,
ठीक, जैसे सपोज करते हैं कि आपको भाग देना नहीं आता लेकिन आप भाग देना सीखना चाहते हैं, तो आप किससे पूछेंगे? आपके पास माध्यम क्या है? टीचर है। तो आप अपने शिक्षक से पूछेंगे। तो प्रश्न पूछना क्या होता है? क्यूरियोसिटी होता है, मतलब आपकी जागरूकता होता है और आपको जागरूक होना चाहिए। इसका अर्थ यही समझा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया के प्रति बच्चा क्या है? प्रेरित है। बच्चा मतलब उसको ये विश्वास है कि सर बताएंगे, वो प्रेरित है, पूरी तरह से शिक्षण से प्रेरित है और टीचर के पढ़ाने की विधि से प्रेरित है। उसके अंदर में जो क्यूरियोसिटी है, जो उसको जानने की इच्छा है, उसको पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चूंकि सही कथन बताना था तो ऑप्शन सी सबसे सटीक आंसर यहाँ पे होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक अर्जित किया जाता है? कह रहा कौन सा ऐसा अभिप्रेरक है जो अर्जित किया जाता है, आपको बताना। प्यास है, रुचि है, भूख है, विश्राम है। इसका हमने पहले चैप्टर में भी, ये पहला जब वीडियो कराया गया था तो वहाँ पे भी ये प्रश्न रखा गया था और फिर से ये आ गया। तो अब्राहम मैस्लो के बारे में हमने वहाँ पे आपको बताया था। क्या बताया था? अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था? अभिकर्मक को 2 भागों में बांट दिया था। जो अभिप्रेरक थे, अभिप्रेरक को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। और क्या कहा था? एक अर्जित होता है और एक जन्मजात होता है। और यहां पे हमसे पूछा जा रहा है अर्जित वाले के बारे में। हमने कहा कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में। एक को किसमें बांटा था? जन्मजात में। और दूसरे को किसमें बांटा गया था? अभी अर्जित में, यानी अर्जित में और किसमें? जल्दी बता दीजिए। जन्मजात में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जन्मजात क्या हो सकता है? जैसे कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। जन्मजात कैसा हो जाता है? जो अब बच्चा पैदा होते ही लेकर के आए। ठीक, जैसे भूख है, प्यास है, रुचि है, भूख है, प्यास है, विश्राम है, निद्रा है, ये सभी भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं? जन्मजात हैं। भाई बच्चा पैदा होता है तब भी वो उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, विश्राम करता है, रोना, गाना, गाना नहीं होगा, रोना, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं? आपका ये सभी आ जाते हैं किसमें? जन्मजात हैं। लेकिन अभिकर्मक वह जो उसकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है, उसकी रुचि पे डिपेंड करता है, उसकी जागरूकता पर डिपेंड करता है। जैसे प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ठीक, घमंड, ये सभी किस पे आ जाते हैं? उसके आ जाते हैं रुचि, इच्छा, ठीक है, ये सब किस पे आ जाते हैं? उसके अर्जित पे हैं। वो अर्जित किया है। जैसे किसी चीज़ की रुचि क्यों होगी? जैसे मान लीजिए आपको पनीर खाने की इच्छा हुई। पनीर क्यों हुई? चूंकि आप पनीर के स्वाद से परिचित हैं। तो वह कब आएगा? जब वो बच्चा रुचि लेगा, उस चीज़ को खाने में इच्छा अपनी प्रकट करेगा। लेकिन जब आप उससे परिचित ही ना हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो बच्चा जन्म के साथ जन्मजात क्या लेके आता? प्यास, भूख, विश्राम लेके आता। लेकिन अर्जित में क्या होता है? रुचि होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, सी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक कौन है? कह रहा अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। और आप इसका आंसर बता सकते हैं, मुझे लगता है बीएफ स्कैनर के बारे में आपने पढ़ा होगा। बीएफ स्कैनर जो है अभिक्रमित अध्ययन विधि यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रोग्राम लर्निंग मेथड के क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं। और इसी विधि में क्या होता है? अभिक्रमित विधाती, ठीक है। तो आपका सही हो जाता है कौन? स्किनर महोदय हो जाते हैं। बीएफ स्किनर आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहां पे आपको बताना बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आपका ऑप्शन आपके सामने ही नजर आ रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गार्डनर ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। तो आपका सही आंसर हो जाता है, कौन हो जाते हैं? ए हो जाते हैं आपके गार्डनर साहब हो जाते हैं। तो इनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं सही आंसर कौन हो? गार्डनर साहब होंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर से सिद्धांत है, गार्डनर से संबंधित। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। गार्डन में क्या होता है? बगीचा, बगीचे में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक बच्चा, देखिए ये मानना है आपको, क्वेश्चन में आंसर करना, बस इतना समझिए। गार्डन मीन्स क्या होता है? बगीचा, बगीचे में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। बुद्धि क्या होगी? बहुत सारी विकसित होगी। तो बुद्धि बहुत सारी हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गार्डन में जाएंगे। और गार्डन में जाएंगे बहुत सारे पौधों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो गार्डन का संबंध किससे? बहुबुद्धि से है। तो आप याद रखेंगे गार्डनर बहुबुद्धि, ठीक है। गार्डनर बहुबुद्धि, ऐसे 2-3 चीज ट्रिक बनाएंगे ना तो आपको क्या होता है? वो मेमोराइज रहता है। गार्डन
क्या होता है गार्डन से, अब वहाँ पाएंगे तो गार्डन से रिलेटेड एक ही नाम रहेगा गार्डनर, तो गार्डनर जो होंगे गार्डन से रिलेटेड हैं। गार्डन किससे है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ मतलब बहुबुद्धि होगी, तो बहुबुद्धि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आंसर करना है बस, और क्या। समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, कह रहा समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन किसका है। सहयोग की सीमा का निर्धारण करता है, बच्चे के सामर्थ्य का क्षेत्र निर्धारण करता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को से संबंधित है, बच्चे के कार्य क्षमता और विकास की परिसीमन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। तो सही आंसर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाइगोत्स्की के पास चलते हैं। बाइगोत्स्की के अनुसार क्या हो जाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जो समीपस्थ विकास क्षेत्र है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह जानने में मदद करता है कि बच्चे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने स्तर से क्या कर सकते हैं तथा शिक्षक या माता पिता बालक के संज्ञानात्मक विकास को उसकी जैविक परिपक्वता की सीमा क्षेत्र तक बढ़ा सकते हैं। मतलब बच्चे स्वतः क्या कर सकते हैं और उसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, इस बात में किसने बताया था, तो आप बता देंगे यहाँ पे बाइगोत्स्की ने। और समीपस्थ विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो सही आंसर होगा, कथन सही है, वो आपका सही होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे कह रहा सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थियों के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए, कह रहा एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थियों के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए। आपको इसका आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर बता दीजिए कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 7 का आपका कौन सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 7 का सी सही है, सही पकड़ रहे हैं आप। यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र होगा और सांस्कृतिक क्षेत्र होगा, दोनों क्षेत्रों को मिला करके उसे शिक्षक को बच्चों को बताना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। समावेशी शिक्षा संबंधित है, कह रहा समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है, प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, तो आपको बताना होगा विभिन्नता में समावेश से। जैसे विभिन्नता में समावेश से, अब देखिए आप सब लोग बुरा मत मानिएगा, एक मैं बात कहूँ, देखिए हम सब हिंदुस्तानी, हम सब क्या हैं, हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी होने के नाते हम एक अलग, सभी धर्मों से हम लोग आस्था रखते हैं, सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों में उसमें मिलते हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं, हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक साथ रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग समावेश करते हैं, समावेशन में रहते हैं। वही चीज़ यहाँ है, जब हमारा स्कूल होगा तो उसमें हिंदू के भी बच्चे आएंगे, मुस्लिम के भी बच्चे आएंगे, सिख के भी आएंगे, ईसाई के भी आएंगे। तो अगर हम होली दीपावली मनाएंगे तो हमें ईद भी मनानी पड़ेगी, और अगर हम जो है हमें क्या करते 25 दिसंबर भी मनाना पड़ेगा, तो ये इसलिए मनाना पड़ेगा क्योंकि हर धर्म के बच्चे हैं। उतना ही नहीं, हमें हर एक भाषा और संस्कृत का भी विकास करना, जैसे हिंदी बोलने वाले बच्चे भी आएंगे, उर्दू बोलने वाले बच्चे भी आएंगे, इंग्लिश बोलने वाले भी आएंगे, तो हमें हर भाषा का, हर धर्म का हमें क्या करना होता है, समायोजन करना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो किससे संबंधित होता है, विभिन्न प्रकार के समायोजन से संबंधित होता है या समावेश से संबंधित होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध किससे है, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे किससे होता है, तो आप कहेंगे शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों को अग्रांगों की ओर विकास के मध्य। देखिए ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को पहले सुन लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग आंसर कर लेंगे। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। शरीर के केंद्रीय भाग से, जो आपका सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर विकास मध्य बाह्य विकास के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब इसके बाद आ जाएंगे केंद्रीय भाग से अग्रांकों की ओर, मतलब आगे की ओर, सेंटर से आगे की ओर के विकास को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे मध्य बाह्य विकास के संदर्भ में जाना जाता है, सिद्धांत संबंधित होता है। बुद्धिलब्ध की अवधारणा किसने दी थी, एक क्वेश्चन कल भी आपका आया था और आज भी यह रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पे बुद्धिलब्ध की अवधारणा आपको बताना है, जल्दी से बता दिए। बुद्धिलब्ध की अवधारणा, कल कुछ और प्रश्न था, आज कुछ और है। बुद्धिलब्ध की अवधारणा जर्मन मनोवैज्ञानिक किसने दिया था, विलियम स्टर्न द्वारा दी गई थी। बुद्धिलब्ध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, ये दिया गया था, अवधारणा की बात किया जा रहा है, अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बता देंगे बुद्धिलब्ध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो आप कहेंगे स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, स्टर्न के द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद है सृजनात्मकता संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है, आपको इसका आंसर करना है। सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है, विविध प्रकार की सोच की अवधारणाओं को मानने को क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। तो आप इसके पास जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या अलग अलग चीज़ें दी गई, तरल बुद्धि से नहीं, खादार बुद्धि से नहीं, विविध सोच से, अभिसृत सोच से नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाता है विविध प्रकार की सोच को हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे जब तक आप अनेक प्रकार की चीज़ें को सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक आप में सृजनात्मकता आ ही नहीं सकती। रटे रटाए पैटर्न पे चलने वाला कभी सृजन का कार्य नहीं कर सकता। जो इतिहास पढ़ने वाले होते हैं वो इतिहास रचते नहीं हैं। तो इतिहास रचने वाले अलग होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि को समावेश करता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सीखने की क्षमता रखता है, वही तो सृजनात्मक बालक कहा जाता है। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। तो विविध प्रकार की सोच रखने वाला या विविध सोच से संबंधित जो होता है सृजनात्मकता कहलाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ, आपको ये बताना कब लागू हुआ था। तो आप कहेंगे ये दिव्यांगजन कब लागू हुआ था, 2016 में। आपका सही आंसर हो जाता है 2016। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता क्या है, एक प्रकार का सामाजिक अवतरण है। निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है। आपको बताना है कि लैंगिकता क्या है, एक सामाजिक अवतरण है, तो कौन सा इसको पुष्टि करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो आप कहेंगे इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा। तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे, देखिए पहला कह रहा है स्त्री तथा पुरुष की भूमिका का निर्धारण विद्यालय में होता है। नहीं भाई, विद्यालय कहाँ निर्धारण कर सकता है स्त्री पुरुष का। पुरुष तथा स्त्री की भूमिका जन्मजात होती, ये तो ठीक है, चलो जन्मजात होती, लेकिन हमको सामाजिक बताना है। ठीक, इस पुरुष और स्त्री की भूमिका अर्जित की जाती, नहीं अर्जित नहीं होती भाई, ये तो बच्चा पैदा होते ही लेके आता है, स्त्री एक पुरुष है। पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। हाँ ये देखिए सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक पूछ रहा है ना, सामाजिक। जैसे सामाजिक निर्धारण क्या है कि अब समाज में ये बता दिया गया कि लड़की ही विदा होकर के अपने मायके से ससुराल जाएगी। तो अब एक कैसी परंपरा हो गई, सामाजिक परंपरा हो गई। तो इसका निर्धारण किसने किया, समाज ने किया। किसने किया, समाज ने किया। लड़की पैदा हुई तब तो ठीक है, चलो ठीक है लड़की है, लेकिन लड़का पैदा हुआ तब भी ठीक है लड़का है। लेकिन सामाजिक रीति रिवाज परंपरा जो बनी वो किसकी वजह से बनी, समाज की वजह से। हमको चूंकि सामाजिक पूछ रहा था तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्त्री और पुरुष की भूमिका का निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जंजोक के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है। जंजोक के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है। आपको आंसर बताना है, 14 का आंसर देना है, कौन सा सही होगा। जंजोक का यह मानना कि संज्ञान और मन स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और मन दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो आपका बताना है संज्ञान और मन क्या होते हैं, परस्पर स्वतंत्र होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, आंसर बताइए। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित प्रश्न है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है, प्रश्न नहीं शिक्षा है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रगतिशील शिक्षा, एकल शिक्षा, समावेशी और सामूहिक। तो आपका सही आंसर, तो आप तुक्का भी मार करके यहाँ पे सही कर सकते थे, कौन सी हो जाएगी, प्रगतिशील शिक्षा। एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना होता है, जो कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका सही आंसर हो जाता है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 आधारित है, किससे आधारित है, किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पर। किससे आधारित, किस पे आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो आपका आंसर हो जाता है जो है ऑप्शन नंबर ए, किस पे आधारित है, बालक पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। पहले क्या होती थी, गुरुजी केंद्रित होती थी। गुरुजी मुर्गा कहते थे, मुर्गा बन जाओ तो बच्चा मुर्गा बन जाता था। कहते थे जो है एक पैर पे चलो तो बच्चा एक पैर पे चलता था। उसके ऊपर कहते थे बैग लाद दो तो बैग लाद लेता था। ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। और शिक्षा कैसी हो गई, अब शिक्षा हो गई बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, यानी बालक के अधिकार के हिसाब से ही आपको शिक्षा करनी है। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रचंड है पर आधारित
सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आपको बताना है 17 का आंसर आपको बताना है। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो सही आंसर हो जाता है आपका जीन पियाजे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं? आपको ये बताना है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं? आपको ये बताना है। यहाँ पे नहीं बोलते हैं, स्वयं से बोलते हैं, नहीं अधिक ध्यान आकर्षण के लिए बोलते हैं, अहम केंद्रित किया करते हैं। अब ये 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर चूज करना है, कौन सा होगा? तो कह रहा भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अनुसार प्रारंभिक बाल्य काल में ही बच्चा अपने कार्यों के नियोजन और समस्या समाधान में भाषा का प्रयोग करते हुए स्वयं से बातचीत करता है। क्या करता है बच्चा? स्वयं से बातचीत करता है। तो किससे बोलते हैं? स्वयं से बात करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे खुद से उसका निर्णय निकालते रहते हैं, खुद से कहते हैं नहीं ये सही है, ये गलत है, भाग देते हैं, गुणा करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल लगाते होते हैं तो उनसे खुद ही कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, कुछ सही होना चाहिए, ऐसे सही होना चाहिए, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ऐसे चर्चा करते हुए अपने बच्चों को सुना होगा। इसका मतलब एक बच्चा स्वयं से बातचीत कर रहा है। समाजीकरण से संबंधित है। समाजीकरण से क्या संबंधित है? रीतियों से सीखना, मूल्यों का अर्जन, कौशल अर्जन, उपर्युक्त सभी। तो आपको आंसर बताना होगा कौन सा सही है। तो आप बताएंगे उपर्युक्त सभी। यहाँ रीतियों से सीखना, जो रीति रिवाज परंपरा होते हैं इससे बच्चे सीखते हैं, सही है। मूल्यों का अर्जन होना चाहिए, कौशल अर्जन होना चाहिए, तो ये सभी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है। एक शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है क्या? तो आप बताएंगे एक शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है। आप बताएंगे अधिगम, सरलकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी जो है आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? आपको बताना बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, बुद्धि लब्धि जब निकाली जाती है तो कितना अंक प्राप्त करता है? 50 अंक प्राप्त करता है। तो आपको उसकी मानसिक आयु के बारे में बताना कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी। आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आपको आंसर करना होगा। आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहा बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक है और उसका जब निकाला गया तो कितना अंक प्राप्त करता है? 50 अंक प्राप्त करता है। तो कितना उसका आएगा, कितने साल का बच्चा होगा, ये आपको बताना है। देखिए हमने कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, मेंटल आयु बटे सी ए यानी कैलकुलम आयु बटे 100। तो मानसिक आयु बटे ए क्या हो गया? सी ए हो गया और इसके बाद ये हो गया यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु हमको निकालना है और हमको यहाँ पर दिया गया बुद्धि लब्धि दी गई और सी ए हमको जो दिया गया यानी वास्तविक आयु जो दी गई वो कितना होता? 14 ईयर हमको दी गई है। यानी अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या काम करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। 50 गुणे 14 बटे 100 और जब इससे हम भाग देंगे तो 50 दूनी ये हो जाएगा 100 और 2 सत्ते 14 यानी उसकी मेंटल आयु कितनी है? 7 वर्ष है। तो मानसिक आयु कितनी होगी? तो उसकी 7 ईयर होगी। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है मानसिक आयु ठीक बटे वास्तविक आयु एक गुणे 100, ये क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है बुद्धि लब्धि। क्या हो जाता है? बुद्धि लब्धि हो जाता है। इसको हम निकाल लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में बुद्धि लब्धि दी गई है कितना है? 50 अंक है। ठीक है, बराबर हो जाता है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दी गई कितनी? इसकी वास्तविक आयु हमको दिया गया 14 साल और गुणे कितना हो जाता है? इस 100 हो जाता है। ठीक, अब हम मानसिक आयु निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे मानसिक आयु बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 50 गुणे ठीक 50 गुणे 14 और बटे ये जो यहाँ पे है गुणा में है, यहाँ पे भाग में चला जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 और इससे काट देंगे 7। तो कितनी एज आ जाएगी उसकी? हो जाएगी 7 वर्ष जो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी। चलिए, थैनाटोन संबंधित है, ये आपको बताना है। थैनाटोन संबंधित है किससे? तो आप बताएंगे थैनाटोन्स किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। यहाँ पे जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, भय मूल प्रवृत्ति से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कठिन क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। फिर से देखते हैं। फ्रायड के बारे में आपने पढ़ा होगा बीएड में।
फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को दो श्रेणियों में विभक्त किया है। जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोस कहते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इरोस कहते हैं। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? थैनाटोन्स कहते हैं। तो आपका सही हो जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो होती है थैनाटोन्स कहलाती है, और जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है इसे क्या कहते हैं? इरोन्स कहते हैं, इरोस कहते हैं। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, आपकी क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बुद्धिमापन से संबंधित है। बुद्धिमापन से कौन संबंधित है आपको यहाँ पे बताना है। बुद्धिमापन से संबंधित है यहाँ पे आधार आयु तथा टर्मिनल आयु दोनों का संबंध बुद्धिमापन से। आधार आयु और टर्मिनल आयु दोनों का संबंध किससे? बुद्धिमापन से। तो ऑप्शन नंबर आपका किससे संबंधित हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। टीएटी व्यक्तित्व मापन के एक प्रक्षेपी विधि है। इसका पूरा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। क्या नाम है इसका? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है तो आपको बताना होगा। तो आप कहेंगे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन टेस्ट। तो आपको यहाँ पे बताना होगा आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जब आप जाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाता है। 24 का आपको आंसर बताना है, और 24 का आंसर आप देखिए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आपका जो सही है, ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है? कह रहा किस मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है? ये आप बताएंगे कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। ये आंसर आपको बताना है किसका है। वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। स्मृति के 4 आयाम अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे तर्क करना स्मृति का। तो वुडवर्थ कहाँ है? तो ये वुडवर्थ हैं, और आपका सही आंसर हो जाता है वुडवर्थ के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं। सृजनात्मक चिंतन के चरण है जी वायलस के अनुसार। किसके अनुसार? जी वालस के अनुसार। जी वालस के अनुसार यहाँ पे बात कर रहे थे। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण निम्नलिखित हैं। उपक्रम है, उद्गम है, उद्भासन है और मूल्यांकन है। तो उद्गम, उपक्रम, मूल्यांकन, ये सभी जो हैं यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। यहाँ पे हम लोग आज तेजी के साथ किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव से संबंधित होगा, अधिगम अंतरण कहलाता है। यह कथन किसका है? कह रहा है व्यवहार में सीखे गए वर्तमान में जो पहले सीखे थे उसका वर्तमान में प्रभाव पड़े। ये बात किसने बताई है? तो किसका सिद्धांत है? तो आप बता देंगे किसका है। कैंडलैंड महोदय का है। तो इनका कैंडलैंड महोदय हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाइयां हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाइयां कितनी होती हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाइयां 3 होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाइयां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? आपको बताना निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। आपको इसका आंसर करना होगा, और इसका आंसर सही होता है इसके यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत के अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत को भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी आदि अधिगम करने वाले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन आते हैं। पावलोव आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं, स्किनर आते हैं, हल आते हैं, ठीक है, गुथरी आते हैं। तो जब सभी आते हैं तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और सीखने का वक्र दर्शाता है, 2019 का क्वेश्चन है। सीखने का वक्र दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो सीखने का वक्र किसको दर्शाता है? प्रगति का सूचक होता है। सीखने का वक्र किसको दर्शाता है? प्रगति का सूचक होता है। और सीखने की मात्रा और समय के परस्पर संबंध को चित्रांकन के द्वारा वक्र पर दिखाया जाता है, जिसे अधिगम वक्र कहते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रगति को निर्धारित करता है। इस प्रकार से आज के इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से सभी मित्रों ने मिनिमम, जिन्होंने सबसे कम किया होगा उसका भी 25 क्वेश्चन सही होगा। सबको आ रहे होंगे लगभग सारे क्वेश्चन।
यदि नहीं आ रहे हैं तो आप सभी सीरीज करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बड़े आराम से आप 30 में 25 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और मनोविज्ञान में अगर आप 30 में 25 कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक भी नहीं पाता है, आपके 100+ स्कोर बड़े आराम से हो जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे 25-26 पहुँच रहे हैं वो मान के चलें कि उनके जो है स्कोर 133-35 से कम नहीं रुकने वाले हैं। तो आप जी जान लगा दीजिए, 10 दिन बचे हुए हैं और आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। हम लोग फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारे क्लास हैं उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार आप सब लोग जुड़िएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। तो जब फिर मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।